नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट है। यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर योगी सिद्धांततः सहमत हुए। ये बड़ी खबर भी है, महत्वपूर्ण खबर है। ये वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल पर योगी सिद्धांततः सहमत हुए, लेकिन सीएम योगी ने आलाकमान को दिया एक सुझाव। मंत्रिमंडल फेरबदल 15 जुलाई के बाद करने का सुझाव दिया गया है सीएम योगी की तरफ से आलाकमान को। अब इसको लेकर क्या तस्वीर उभरती है, इस पर भी नजर होगी, क्योंकि तब तक सभी लोग व्यस्त रहेंगे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में। ये तर्क दिया गया कि जो फेरबदल है वो 15 जुलाई के बाद करें, क्योंकि तब तक सभी जो लोग हैं वो बिजी होंगे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए। उधर आलाकमान द्वारा योगी का सुझाव सिद्धांततः मंजूर किए जाने की खबर भी मिल रही है। अब यूपी के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच ये खबर है कि योगी कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने खबर ये भी है कि आलाकमान को एक सुझाव दिया है। अब ये सुझाव क्या आलाकमान अमल में लेता है या फिर नहीं, इस पर भी नजर होगी। मंत्रिमंडल फेरबदल 15 जुलाई के बाद करने का सुझाव सीएम योगी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया कि तब तक सभी लोग बिजी रहेंगे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में। और उधर आलाकमान द्वारा योगी का सुझाव सिद्धांततः खबर ये भी है कि मंजूर कर लिया गया है। और अब लगातार नजर है कि यूपी में मंत्रिमंडल जब फेरबदल होगा तो क्या कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर जो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी उम्मीद पूरी होगी, लगातार नजर है। और यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आपने देखा पिछले दिनों कई बार दौरे भी तमाम बड़े बीजेपी के लीडर्स ने किया, वहां से फीडबैक लिया गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिहाज से यूपी बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल फेरबदल की कवायद लंबे वक्त से चल ही रही है। अब खबर ये कि सीएम योगी ने इस पर सहमति जाहिर की, साथ ही फेरबदल 15 जुलाई के बाद करने का सुझाव सीएम योगी ने दिया है। तब तक ये कहा जा रहा है कि सभी लोग व्यस्त रहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं उसी में। और आलाकमान ने ये जो सुझाव है सीएम योगी का, इसको मंजूर भी कर लिया है, इसकी भी खबर मिल रही है। देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। देश भर के राजभवनों पर प्रदर्शन किया जाएगा, इसकी तैयारी, इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब लंबे वक्त से इसको लेकर एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि देश भर के अलग अलग राजभवनों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 26 जून को आंदोलनकारी किसान करेंगे प्रदर्शन। लंबे वक्त से किसान आंदोलन लगातार जारी है, कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार साफ तौर से कह चुकी है कि किसान वापस अपने घर लौटें, क्योंकि कृषि कानूनों को असहमति मिली है। किसानों के हित में ये कानून है, ये वापस नहीं लिया जाएगा। 26 जून को आंदोलनकारी किसान प्रदर्शन करेंगे, ऐसी खबर है। किसान संयुक्त मोर्चा ने इसकी घोषणा कर दी है कि 26 जून को आंदोलन करने वाले हैं किसान, प्रदर्शन करने वाले हैं अलग अलग राजभवनों के बाहर। इमरजेंसी की बरसी पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस किसान मनाएंगे। और ये कहा गया कि इमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय, आज भी अघोषित इमरजेंसी लगी है। जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का कहना यह है कि इमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय तो है, लेकिन आज भी अघोषित इमरजेंसी के हालात देश में बने हुए हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन, लंबे वक्त से उनकी मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन को 26 जून को हो जाएंगे, 7 महीने 26 जून को होंगे। और इसीलिए भी ये तैयारी की जा रही है कि देश के अलग अलग राजभवनों पर प्रदर्शन किया जाएगा। एक बार फिर से आवाज बुलंद करने की कोशिश होगी। कई महीने गुजर चुके हैं, 7 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को लेकर एकजुट हैं, आंदोलनरत हैं। किसान संयुक्त मोर्चा ने इसकी घोषणा की है और साथ ही कहा गया कि इमरजेंसी की बरसी पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। और ये भी कह दिया गया कि इमरजेंसी देश के इतिहास का काला दिन था, काला अध्याय इमरजेंसी का वो दौर था। और आज भी देश में जिस तरीके से रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है, किसानों के विपरीत जाकर अघोषित इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान संगठन लंबे वक्त से कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 26 जून को 7 महीने का वक्त हो जाएगा और इसीलिए भी प्रदर्शन की तैयारी किसान संगठन कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से संभव है। संसद का मानसून सत्र बुलाए जाने को लेकर लंबे वक्त से बातें कही भी जा रही हैं। अब खबर यह है कि 19 जुलाई से ये संभव है कि संसद का मानसून सत्र बुलाया जाए।
संक्षिप्त मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संभावित है। ये खबर है कि संक्षिप्त में मानसून सत्र बुलाने की रणनीति भी बन रही है। इसी को लेकर मंथन भी हो रहा है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संभावित है और मानसून सत्र में विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। मानसून सत्र होगा, हालांकि संक्षिप्त होगा। खबर यह है कि 19 जुलाई से 13 अगस्त तक और इस दरमियान विपक्षी दल जो है सरकार को घेरने की रणनीति अभी से ही बनाने में जुट गए हैं। अब अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। खासतौर से कोविड है। कोविड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर भी लगातार रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, आप हो, टीएमसी हो, लगातार ये कहा गया कि जो प्रबंधन है केंद्र की सरकार का वो सही नहीं रहा, राज्य के साथ रवैया ठीक नहीं रहा। जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये कहा गया कि भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किया गया। वो तमाम मसले होंगे जिन पर मानसून सत्र में बात रखी जाएगी विपक्षी दलों की तरफ से। कोरोना कुप्रबंधन, बेरोजगारी, बढ़ती तेल कीमतों समेत विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी है केंद्र की सरकार को। वही सेंट्रल विस्टा और चीन मुद्दों को लेकर भी विपक्ष होगा हमलावर। अब बेरोजगारी, कोरोना कुप्रबंधन, बढ़ती महंगाई, ये तो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल विस्टा एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। चीन मुद्दा भी बहुत अहम है जिसको लेकर विपक्ष केंद्र की सरकार पर हमलावर दिखाई देगी। ऐसे में संक्षिप्त मानसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। अब खबर ये कि ऐसे में मानसून सत्र जो होगा वो हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, सरकार की असफलता को गिनाने के लिए। और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि जब संक्षिप्त मानसून सत्र होगा तो अलग अलग मुद्दों को मुखर होकर विपक्षी दल सामने रखेंगे और पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति अभी से ही बनाई जा रही है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल का बड़ा बयान सामने आया है। अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल, जिनका बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस और आप के साथ गठबंधन नहीं हो, ये अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि कांग्रेस और आप के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है, ये उन्होंने कहा। बीएसपी के साथ गठबंधन से खुशी है। अब बीएसपी के साथ गठबंधन अकाली दल ने किया है। कांग्रेस और आप को लेकर भी उनसे सवाल ये किया जा रहा था कि बीएसपी का दामन उन्होंने थामा है, बीएसपी को साथ में लिया है, तो क्या हो सकता है कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है अपने बयान के जरिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप के साथ में पंजाब में गठबंधन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, नहीं हो सकता। बीएसपी के साथ गठबंधन से खुशी है, बाकी दलों से भी संपर्क करेंगे, ये उन्होंने कहा है। हालांकि इससे भी इनकार साफ तौर से वो करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बाकी दलों से भी संपर्क हम करेंगे। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सुखबीर सिंह बादल ने ये भी कहा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, सीएम है पंजाब के, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। दूसरे दलों को भी साथ लाने की कोशिश हम करेंगे। ये भी कहा गया कि दूसरे दल जो भी हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी। अगर साथ में आते हैं तो फिर इसको लेकर भी सोचा जाएगा। बहरहाल एक बड़ी खबर है, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और चुनाव के लिहाज से भी यह गठबंधन बीएसपी के साथ अकाली दल का बेहद महत्वपूर्ण है। अब अकाली प्रमुख है सुखबीर सिंह बादल, जिनका बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस और आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता है और साथ ही साथ बीएसपी के साथ गठबंधन से उनको खुशी है। बाकी दलों से भी संपर्क करें। एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस और आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बाकी दलों से भी संपर्क हम करेंगे। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है जनता में गुस्सा है, आक्रोश है और दूसरे दलों को भी साथ में लाने की कोशिश की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये सुखबीर सिंह बादल ने कहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का सामना में लेख। शिवसेना के नेता संजय राउत का सामना में लेख है। उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी, संजय राउत ये कह रहे हैं। अब बार बार ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको लेकर बीजेपी भी घेर रही है। अब शिवसेना नेता संजय राउत का सामना में लेख है। उन्होंने एक बार फिर से ये दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। संजय राउत ने यह कह दिया कि सरकार को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। ये कोशिश जो बीजेपी कर रही है उसमें सफल नहीं हो पाएगी। पीएम से मुलाकात निजी और सामान्य। अभी आपको याद होगा उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ अनबन हो रही है, अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या। उद्धव की अचानक से पीएम से मुलाकात हो गई। अब इसी मुलाकात पर संजय राउत ने कहा है पीएम से मुलाकात निजी और सामान्य मुलाकात थी उद्धव ठाकरे की। महाविकास आघाड़ी में 50-50 का फॉर्मूला नहीं है, ये भी साफ कर दिया गया। संजय राउत की तरफ से सामना में लेख है। उन्होंने कहा है महाविकास आघाड़ी में 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलता, नहीं है। अब शरद पवार का बयान भी कल परसों आया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था
कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में 5 साल चलेगी। अब संजय राउत ने सामना में लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार को लेकर बीजेपी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, अफवाह फैलाई जा रही है। पीएम से मुलाकात निजी और सामान्य मुलाकात थी। महाविकास आघाड़ी में 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलता, संजय राउत ने ये कहा है। लद्दाख में सेना को मिली नई बोट्स। लद्दाख में सेना को लेकर ये बड़ी खबर है। सेना को नई बोट्स मिली है। पेंगोंग झील में हुई बोट्स की तैनाती, सर्विलांस में बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बड़ी खबर है। सेना को इसकी दरकार भी दी। लगातार चीन वहां पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सेना को किस तरीके से सक्षम किया जाए और मजबूत किया जाए ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब मिल सके, इसकी रणनीति लगातार हिंदुस्तान में बनाई जा रही है। लद्दाख में सेना को नई बोट्स मिली हैं। अब ये बोट्स किस तरीके से कारगर होंगी, इनको पेंगोंग झील में तैनात कर दिया गया है, वहीं पर इनकी तैनाती होगी। और खबर ये भी कि सर्विलांस में बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफेंस के लिए 499 करोड़ का बजट। डिफेंस के लिए लगातार बजट बढ़ाने की बात केंद्र की सरकार कहती आई है। डिफेंस के लिए 499 करोड़ का बजट। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये फैसला लिया गया है। अब बार बार ये कहा जा रहा है हर स्तर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी के तहत ये बड़ा फैसला भी लिया गया, ये कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पास किया है बजट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बजट पास किया गया। सेना के लिए कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ AALH MK3 हेलीकॉप्टर का HAL ने निर्माण किया है और पेट्रोलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बड़ी खबर है। सेना के बजट को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहते हैं केंद्र की सरकार पर। अब डिफेंस के लिए 499 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये फैसला लिया गया। खुद रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं जिन्होंने ये बजट पास किया। कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ AALH MK3 हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर का HAL ने निर्माण करवाया है। पेट्रोलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हस्तेड़ा PSC पर डॉक्टर नर्स नहीं, ये बड़ी खबर है। चौमू के हस्तेड़ा में PSC पर डॉक्टर्स नर्स नहीं होने की वजह से ग्रामीणों का आरोप। 2 घंटे इंतजार करने के बाद गाड़ी में ही हुआ बच्चे का जन्म। अब ये बड़ी खबर है। ग्रामीण इसको लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हस्तेड़ा PSC पर डॉक्टर नहीं है, नर्स भी नहीं है। चौमू के हस्तेड़ा से खबर है जहां पर PSC पर डॉक्टर्स और नर्स नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया। 2 घंटे इंतजार किया लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी में ही बच्चे का जन्म हुआ। ना तो वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे, ना नर्स कर्मी वहां पर मौजूद थे। इसको लेकर अब गांव वालों में गुस्सा है। CMHO ने नहीं की कोई व्यवस्था, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि CMHO ने कोई व्यवस्था नहीं की। अस्पताल में इमरजेंसी के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी में अगर किसी मरीज को यहाँ पर लाया जाता है तो उसके लिए मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर नहीं है। इसी को लेकर आक्रोश भी गांव वाले व्यक्त कर रहे हैं। PSC हस्तेड़ा प्रभारी डॉक्टर पूजा कौशिक का बयान सामने आया। हॉस्पिटल खुलने का समय 9 बजे का है, ये उन्होंने कहा है। पूजा कौशिक हस्तेड़ा प्रभारी हैं PSC के। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल खुलने का वक्त 9 बजे का है। गोविंदगढ़ ब्लॉक DCMHO SK चोपड़ा का बयान भी सामने आया। जैसे ही सूचना मिली स्टाफ को भेजकर प्राथमिक उपचार करवाया गया। अब जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं ग्रामीण, उससे कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ ये बयान कि हॉस्पिटल खुलने का वक्त 9 बजे है, दूसरी तरफ ये भी बयान सामने आया कि जैसे ही सूचना मिली स्टाफ को भेजकर प्राथमिक उपचार करवा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 2 घंटे इंतजार किया लेकिन उसके बावजूद भी कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुंचा, नर्सिंग कर्मी यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद हुआ ये कि गाड़ी में ही बच्चे का जन्म हो गया। अब ये कहा जा रहा है जब ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, कोविड के हालात हैं, कभी भी इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है, डॉक्टर्स को, नर्सिंग कर्मियों को अलर्ट पर रहना है। लेकिन उसके बावजूद भी हस्तेड़ा PSC पर जो हुआ उसको लेकर लोग कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो गुस्से में हैं। चौमू के हस्तेड़ा से बड़ी खबर है। PSC पर डॉक्टर्स नहीं थे, नर्स कर्मी नहीं थे। काफी देर तक गांव वालों ने ये कोशिश भी की कि वहां पर डॉक्टर्स पहुंचे, नर्सिंग कर्मी पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके बावजूद भी कोई वहां पर नहीं पहुंचा। अब साफ तौर से इसको लेकर जब सवाल खड़े हुए तो PSC प्रभारी डॉक्टर पूजा कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल खुलने का जो वक्त है वो 9 बजे है। और साथ ही गोविंदगढ़ ब्लॉक DCMHO SK चोपड़ा का भी बयान है। उन्होंने कहा है जैसे ही सूचना मिली स्टाफ को भेजकर प्राथमिक उपचार करवाया गया, लेकिन इसके इतर ग्रामीण गुस्से में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनलॉक को लेकर बोले केजरीवाल। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनलॉक को लेकर ही उन्होंने कहा
कि कल से सभी गतिविधियों को छूट मिलेगी। दिल्ली में मॉल खुलने की इजाजत दे दी है। साथ में जिम, स्विमिंग पूल पर अभी भी पाबंदी रहेगी। जो पाबंदी है जिम को लेकर, स्विमिंग पूल को लेकर, वो अभी जस की तस रहेगी। लेकिन अब खबर ये कि मॉल खुलने की अनुमति दे दी गई है सरकार की तरफ से। कल से सभी गतिविधियों को छूट मिलेगी। लगातार आप देख रहे हैं कोविड के केसेस में कमी देखी जा रही है। जो ग्राफ है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए भी राहत लोगों को दी जा रही है। अनलॉक सिर्फ लोगों के हित के लिए। अब लोग लापरवाही ना करें, लोग प्रोटोकॉल की पालना करें, ये लगातार रिक्वेस्ट भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली वासियों से। दिल्ली में मॉल खुलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन जिम, स्विमिंग पूल पर अभी भी रोक रहेगी, पाबंदी रहेगी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनलॉक को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी आपको बरतनी है। जो सावधानियां पहले से ही आप बरत रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी पालना करनी है। केसेस कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया या फिर कोविड महामारी में कोविड का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। दिल्ली में रियायतें इसलिए भी दी जा रही हैं क्योंकि कोविड के केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन केसेस में कमी, अभी खतरा टला नहीं। हर एक का एक वो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं, पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस हफ्ते गतिविधियां अलाउ की जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से कोरोना के केसेस कम होते रहे तो मैं समझता हूं धीरे धीरे हमारी सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी है और हमें सबको मिलके इसका मुकाबला भी करना है और उम्मीद भी करनी है कि अब कोरोना के केसेस ना बढ़ें। भगवान करे कि तीसरी वेव ना आए। नमस्कार। हर एक आगे बढ़ते हैं, कोटा से खबर है। कोटा के इटावा में गैता ग्राम पंचायत सरपंच रिश्वत ये पूरा मसला है। सरपंच भवानी शंकर नागर को निलंबित किया गया। ये बड़ी खबर है कोटा के इटावा से। इटावा में गैता ग्राम पंचायत सरपंच रिश्वत का ये पूरा मसला, सरपंच भवानी शंकर नागर को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत राज विभाग द्वारा जारी किए गए निलंबन के आदेश और सरपंच भवानी शंकर को एसीबी ने रिश्वत के साथ ट्रैप किया था, जिसके बाद से ही अब उनको निलंबित कर दिया गया। 1000 नकद, 2,50,000 के 2 चेक के साथ उनको ट्रैप किया गया था, पकड़ा गया था। इंतकाल खोलने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। कोटा जिला परिषद एसीओ प्रतिभा देवठिया ने इसको लेकर जानकारी दी है कि उनको निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। एसीबी ने लगातार कार्रवाई की। लंबे वक्त से एसीबी के अधिकारियों को सरपंच के बारे में जानकारी मिल रही थी, उसके बाद दबिश देकर ट्रैप किया गया था। सरपंच भवानी शंकर नागर को अब निलंबित कर दिया गया। पंचायत राज विभाग द्वारा निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरपंच भवानी शंकर को एसीबी ने रिश्वत के साथ ट्रैप किया। 1000 नकद पकड़ा गया था, 2,50,000 के 2 चेक के साथ इसको ट्रैप किया गया और इंतकाल खोलने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी सरपंच की तरफ से। कोटा जिला परिषद एसीओ प्रतिभा देवठिया ने इसके बारे में पूरी जानकारी साझा की। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर महाराणा प्रताप को नमन किया। आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती है और साथ ही लगातार उनको याद भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके प्रताप को नमन किया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शत शत नमन। त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है। प्रताप के स्वाभिमान, साहस और पराक्रम का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। ये सीएम का ट्वीट आपको हम बता रहे हैं। सीएम ने सुबह सुबह ही ट्वीट किया और प्रताप को उनकी जयंती के दिन नमन किया। उन्होंने लिखा कि मेवाड़ के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शत शत नमन। त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है और साथ ही प्रताप के स्वाभिमान, साहस और पराक्रम का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी हमेशा हमेशा रहेगा। महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती है और साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराणा प्रताप को नमन किया। आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती, राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी उनको नमन किया, उनको याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के महानायक थे महाराणा प्रताप और प्रताप को मैं देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी योद्धा मानता हूँ। स्वाधीनता संघर्ष के वो ऐसे नायक थे जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए राजपाट का वैभव तक त्याग दिया था। अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में रहना स्वीकार किया। राष्ट्र की आज़ादी की शर्तों पर उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया और महाराणा प्रताप की आज़ादी का संघर्ष मामूली नहीं था। वो बता रहे कि प्रताप प्रखर राष्ट्रवाद के अप्रतिम उदाहरण थे
उनके बताए हुए मार्ग पर चलना सभी को है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे इतिहास निर्माता से प्रेरणा लेनी होगी। ये सभी के लिए राज्यपाल ने कहा है कि सभी को उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। जो इतिहास निर्माता रहे हैं प्रताप, उनसे प्रेरणा हम सभी को लेनी होगी। जस्टिस संजय यादव ने ली शपथ। जस्टिस संजय यादव ने राजभवन में गोपनीयता की शपथ ली है और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है संजय यादव ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस संजय यादव ने शपथ ली राजभवन में और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको शपथ दिलवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की उन्होंने शपथ ली है। राजभवन में शपथ की तस्वीरें भी आई थी जब संजय यादव को शपथ दिलवाई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से उनको शपथ दिलवाया गया। उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली संजय यादव ने। और यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको राजभवन में शपथ दिलवाई। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। लाइमस्टोन देश भर के स्टील कंपनियों के लिए वरदान है। जैसलमेर के सोनू में लाइमस्टोन के 7 ब्लॉक RSMM के होंगे आवंटित। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। लाइमस्टोन देश भर के स्टील कंपनियों के लिए वरदान। जैसलमेर के सोनू में लाइमस्टोन के 7 ब्लॉक RSMM को होंगे आवंटित। 50 साल तक लाइमस्टोन का कर सकेंगे खनन और राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होगा लाइमस्टोन का खनन। स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन भारत में सिर्फ जैसलमेर में 1988 में सोनू में चल रही 2 खदानें और वर्तमान में 27 लाख टन सालाना लाइमस्टोन स्टील कंपनियों को भेजा जा रहा है। अब खुयाला और सोनू के आसपास 7 ब्लॉक RSMM को आवंटित की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पश्चिमी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। प्रदेश के मौसम को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में अलर्ट जारी कर दिया गया। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ की संभावना है। मेघ गर्जना के साथ कहीं हल्की सी बारिश तो कहीं तेज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जाहिर की गई है। 13 और 14 जून को राज्य के उत्तरी भागों में भी अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावना है। अन्य सभी भागों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। कोई बारिश यहाँ पर नहीं होगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, ये बड़ा बयान है। कांग्रेस के लीडर है नाना पटोले, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जो होने हैं उसमें अकेले ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। महाराष्ट्र का CM बनना चाहता हूं, ये उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनेगी कांग्रेस, ये भी उन्होंने कहा। जितिन पहले चाहते थे साइकिल की सवारी। अब ये बड़ी खबर है। क्या ऐसा था? जितिन प्रसाद पहले साइकिल की सवारी चाहते थे। जानकार सूत्रों ने ये खुलासा किया है। जितिन प्रसाद ने पिछले सप्ताह की थी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी। अब जितिन की जब मुलाकात अखिलेश यादव से हुई उसके बाद ये चर्चा आ गई है कि क्या जितिन पहले साइकिल की सवारी करना चाहते थे। अखिलेश के साथ समक्ष रखा था केवल 2 नंबर कैबिनेट सहयोगी बनाएं और कुछ नहीं। अखिलेश के समक्ष ये कहा जा रहा है केवल 2 नंबर कैबिनेट सहयोगी बनाएं और कुछ भी उन्होंने मांग नहीं रखी। इसके लिए सपा के पक्ष में ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने में निभाएंगे अहम भूमिका, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही जितिन ने यह भी किया था वादा कि सपा के लिए दिल्ली में भी कर सकते हैं राजनीति। और लेकिन जितिन को अखिलेश के विधानसभा चुनाव लड़ने का सुझाव नहीं आया पसंद। अब ये भी खबर है कि जितिन को अखिलेश के विधानसभा चुनाव लड़ने का जो सुझाव था वो पसंद नहीं आया और इसी बीच जितिन का भाजपा नेता पीयूष गोयल से संपर्क हो गया। भाजपा ने रूठे हुए ब्राह्मणों को मनाने में जितिन के लिए योगी सरकार में मंत्री पद की पेशकश रखी और जितिन को भी अखिलेश से ज्यादा भाजपा का रास्ता
आसान नजर आया। और उसके बाद हुआ ये कि भाजपा का दामन जितिन प्रसाद ने थाम लिया है। लेकिन पहले खबर ये भी कि अखिलेश यादव से उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसके बाद बीजेपी से संपर्क हुआ। अब बीजेपी को लेकर ये कहा गया कि यूपी में ब्राह्मण जो वोट बैंक है बीजेपी से इस वक्त नाराज चल रहे हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पूरी कोशिश की गई कि प्रसाद को बीजेपी में लेकर जो नाराज हैं ब्राह्मण वोट बैंक, उनको साधा जाए, उनको वापस अपने खेमे में लिया जाए। चलिए, इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।